हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर लॉजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 01 नैपसैक प्रॉब्लम को ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पुराने वीडियोस में मैंने आपको नैपसैक प्रॉब्लम को ग्रीडी मेथड के थ्रू सॉल्व करना बताया था, लेकिन इस मेथड में मैं आपको नैपसैक प्रॉब्लम, जिसे हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं, आपको बताऊंगा। नॉर्मल नैपसैक एंड 01 नैपसैक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम सिंपल नैपसैक में हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी लेते थे, जैसे कि हमारे कैपेसिटी है 6 और हमारे पास वेट बचा है 7। तो हम इसमें डिवीज़न करके हम लोग उसका नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम या तो हम पूरे के पूरे वेट को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, या फिर हम उसे बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि या तो 100% या बिल्कुल भी नहीं। आगे वीडियो में आपको ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है, जिसे हमें 01 नैपसैक प्रॉब्लम को हमें ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नैपसैक की कैपेसिटी है 6 और नंबर ऑफ आइटम्स हैं 3, और यहाँ पर हमारे पास 3 प्रॉफिट एंड 3 वेट दिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास 3 आइटम्स हैं। प्रॉफिट 1 है 1, प्रॉफिट 2 है 2 और प्रॉफिट 3 है 5, और वेट 1 है 2, वेट 2 है 3 और वेट 3 कितना है 5। ओके, सॉरी 4। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से जब हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम एक ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारे नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे इनिशियल नोड से। इनिशियल नोड में हम हमेशा हमारे प्रॉफिट एंड वेट की वैल्यू हमेशा 0 रखेंगे, क्योंकि हमारी इनिशियल नोड है। अब हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है इनिशियल नोड। अब हम इनिशियल नोड से हम 2 नोड्स निकालेंगे, 0 एंड 1, क्योंकि हमारा नैपसैक कैसा है 0 एंड 1 में। तो जब भी हम जब 0 नोड में हम हमेशा जो इसकी पेरेंट नोड में जो वैल्यूज़ है उनको वापस रिपीट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे P0 और W0 था, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे P0 एंड W0। जबकि 1 में जब 1 नोड में आते हैं तो हमारे सबसे पहले की हमारे P1 एंड W1 को यहाँ पर उतार देंगे। देखिए यहाँ पर 3 आइटम्स है ना, हमारे पास 3 आइटम्स हैं, तो हमारे पास जो ट्री बनेगा ना उसके भी 3 लेवल्स होंगे। इनिशियल लेवल के बाद 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, अब फर्स्ट लेवल चल रहा है ये, ठीक है, फर्स्ट लेवल। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी P1 की वैल्यू है और W1 की वैल्यू है, हम इनिशियल नोड की 1 वाली सब नोड में हम उस वैल्यू को उतार देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या 3 आइटम्स है ना, तो हमारे पास 3 लेवल बनेंगे। फर्स्ट लेवल बन चुका है, अब इसका सेकंड लेवल बनाएंगे। तो इस नोड से भी हम 2 नोड निकालेंगे 0 1 के लिए, और इस नोड से भी हम निकालेंगे 2 नोड 0 1 के लिए। जैसा मैंने बताया था, जब भी 0 सब नोड में हम इसकी पेरेंट नोड की वैल्यू को एज इट इज उतार देते हैं, तो हमने 0 0 उतार दिया है। जब आती है बात 1 की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो पेरेंट नोड है उसमें हम लेवल 2 चल रहा है ना, ये लेवल 2 है ना, तो हम P2 और W2 की वैल्यू को इसकी पेरेंट नोड में जोड़ देंगे। तो 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3। ठीक है, अब आते हैं इस जगह पर 0 और 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 और 2 लिखा हुआ है, तो 0 सब नोड है, तो एज इट इज वैल्यू को हमने उतार दिया। अब जब यहाँ पर आ रही है 1 की, तो हम पेरेंट नोड में से, हमारा लेवल 2 है ना, तो P2 एंड W2 की वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे। तो 1 में 2 जोड़ा तो आ गया 3, 2 में 3 जोड़ा तो आ गया 5। ठीक है, अब हम तीसरा और लास्ट लेवल बनाएंगे, क्योंकि 3 लेवल हमको ट्री बनाना है, 3 आइटम्स हैं। तो इन सभी नोड्स में से हम 0 1 0 1 0 1 0 1 करके से सब नोड्स निकाल देंगे। ठीक है, अब P = 0, यहाँ की वैल्यू को हम एज इट इज उतारेंगे, और जब 1 वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पर क्या है, जो तीसरा लेवल है, तो P3 एंड W3 की वैल्यू को इस पेरेंट नोड में हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या वही की वही वैल्यू उतर आएगी, 5 एंड 4 0 में जोड़ेंगे तो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ 0 में 2 एंड 3 लिखा हुआ है, तो 0 नोड है, तो हम इसको एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड लेवल है, तो 5 4 को 2 3 में जोड़ेंगे, तो आंसर आएगा हमारा P7 एंड W7। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, P1 P2 0 को वैसे उतारा, 1 में हमने क्या जोड़ा 1, 2 में हमने क्या जोड़ा 5 4, तो आ गया हमारा 6 6। सेम चीज़ प्रोसेस यहाँ पर उतारा, 0 में हमने ऊपर की वैल्यू को सीधे नीचे उतार दिया है। और जब बात आ रही है 1 पे, तो हमने कहते हैं थर्ड लेवल है, तो P1 P3 एंड W3 की वैल्यू को इस पेरेंट नोड से जोड़ दिया, तो आंसर क्या हमारा आया 8 एंड 9। इस तरह से हमारा पूरा ट्री तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये, देखिए हमारी कैपेसिटी कितनी दी हुई है नैपसैक की 6। तो ये सभी नोट्स में आप देखिए कि 6 ऐसे कौन कौन सी नोट्स हैं जिस पर वेट कैपेसिटी 6 से ऊपर जा रही है। यहाँ नहीं जा रही, यहाँ पर वेट 4 है नहीं जा रही, W3 में 3 छोटा है 6 से, तो यहाँ ये इसको भी हम कट नहीं करेंगे। ये क्या आया 7 और कैपेसिटी कितनी है 6, तो हम इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे, यानी कि ये नोट हमारी किसी काम की नहीं है। अब प्रोसीजर यहाँ पर आते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा 6, कैपेसिटी भी 6 और यहाँ पर भी आ गया 6 और आगे कहीं 6 नहीं है, तो हम इस नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये नोट हमने सिलेक्ट कर ली क्योंकि ये हमारे पास हमारी पूरी नैपसैक कैपेसिटी को फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये नोट इनिशियल नोट से इस नोट तक आने में हमें कौन सा पाथ मिल रहा है। देखिए, तो हमेशा नीचे से स्टार्ट कीजिए ताकि सही आंसर आपको मिले। 6 6 है, ये 1 किस नोट से आ रहा है, इस नोट से है ना 1 पे, तो हमने लिख लिया। तो ये इसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक आने का कितना हो गया 1। ये वाली थी, अब इस नोट पे आते हैं, ये नोट इस नोट से आ रही है किससे 0 से, तो यहाँ हो गया 0 और इस नोट पे हमने टिक लगा दिया, जैसे इस पे टिक लगाया था इस पे टिक लगा दिया। अब उसके बाद जिस नोट पे आए हम लोग इस नोट पर आए है ना, ये नोट कहाँ इनिशियल नोट पर से आ रही है और किस से आ रही है 1 से, तो हमने इस 1 पे टिक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, टॉप डाउन पाथ को देखेंगे 1 0 1 है ना। तो अब हम इसे यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जिस पर हम लोग 3 x1 x2 x3 की वैल्यू को लिख देंगे और 1 0 1 चल रहा है, तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नैपसैक पूरा भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, PI इंटू XI, मतलब प्रॉफिट इंटू एक्स की वैल्यू, यानी कि नैपसैक की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमारा P1 क्या है 1 और x1 क्या है 1, तो 1 इंटू 1। P2 कितना है 2, x2 कितना है 0, तो 2 इंटू 0। P3 कितना है 5 और x3 कितना है 1, तो 5 इंटू 1। टोटल आंसर कितना है हमारा 6। अब आते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन का फॉर्मूला होता है WI इंटू XI, यानी कि वेट इंटू XI। अब ठीक है, वेट 1 कितना है 2, x1 की वैल्यू 1, ठीक है, वेट W2 कितना है 3, x2 कितना है 0, ठीक है, 3 इंटू 0 प्लस 4 कितना है, W3 कितना है हमारा 4 और x3 कितना है 1, तो 4 इंटू 1, तो आंसर आ गया 6। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लिमिटेशन दोनों की वैल्यू 6 6 आ रही है और हमने जो नोट सेलेक्ट की थी वो भी 6 6 थी, यानी कि हमारा जो नैपसैक है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ये टेक्निक होती है 0 1 नैपसैक को ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से सॉल्व करने की। फिर और इसके एल्गोरिदम मैं चाहता हूँ आप अपनी बुक से पढ़ें एवं इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी। यहाँ पर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल इसका बता दिया है। इस तरीके से आप 0 1 नैपसैक को ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 3 थे, तो हमने इनिशियल नोट के बाद 3 नोट्स बनाए, 3 लेवल्स बनाए। अगर यहाँ 4 होते तो आप यहाँ 4 बनाएंगे, 5 होते 5 बनाएंगे और सेम प्रोसीजर आप उसमें अप्लाई करेंगे। इस मेथड से जब भी आप ब्रांच एंड बाउंड मेथड को अप्लाई करेंगे आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है। ब्रांच इजी एंड एक्यूरेट तरीका है ब्रांच एंड बाउंड से किसी भी नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए दोस्तों, मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको मैं शॉर्टेस्ट पाथ एंड नैपसैक डायनामिक प्रॉब्लम से इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब भी 0 1 नैपसैक की बात हो तो याद रखिएगा 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम हमेशा या तो ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सॉल्व होती है या फिर किससे, डायनामिक टेक्निक से। और जब भी केवल नैपसैक लिखा हो तो वो टेक्निक हमेशा किससे सॉल्व होती है, ग्रीडी मेथड से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।